जो नॉर्मल डेयरी फार्मर्स हैं, एक मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो कई बार उनका वेटरनरियंस के साथ एक रिलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाता, या एक गैप रहता है और फार्मर सोचता है कि मैं खुद से ही सब कुछ कर सकता हूँ, या उसको लगता है कि हाउ कैन आई अप्रोच, उतने तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है जितने फार्म्स हो चुके हैं। तो मतलब फार्मर्स और ये वेटरनरियंस के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए क्या किया जा सकता है, दोनों एंड से, फार्मर के एंड से भी और डॉक्टर्स के एंड से भी? डॉक्टर के एंड से तो जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं फार्म के, उनकी हम एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं ओके ऑन ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स जी। जो जो मतलब रेगुलर काम है, जिस जहाँ पे वेटेरियन की जरूरत नहीं है, वो फार्मर्स अपने एंड पे कर सकते हैं। अब कुछ काम में जैसे वेटनेरियंस की रिक्वायरमेंट, अब जैसे फार्म रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं और जो आपके रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं, वहाँ पे तो जहाँ पे वेटनेरियन की जरूरत है तो वो जनरल अचीवेबल है, मतलब फार्मर्स अप्रोच कर सकता है डॉक्टर के पास, क्योंकि वो डॉक्टर ही सॉल्व करेगा जो डॉक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो जनरल प्रॉब्लम्स है उसमें डॉक्टर ट्रेन कर सकते हैं वहाँ पे जो रूटीन वर्क के लिए। ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली जैसे किसी फार्मर के पास इन हाउस डॉक्टर अगर नहीं है, तो वो डॉक्टर को नॉर्मली तब मतलब बुलाने की कोशिश करे जब उसको कोई इमरजेंसी आ गई है। और अगर कोई फार्म ऐसा है जहाँ पर इन हाउस है, उनकी तो अप्रोच ही है कि इमरजेंसी आए ही ना, पहले ही प्रोएक्टिव होके वो चलते हैं। आप कोई एक एग्जांपल मुझे ऐसा दे सकते हैं अपने इस जो अभी तक का आपका करियर है उसमें, कोई आपने ऐसा देखा हो कि ये इमरजेंसी केस था, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग केस, इसको हमने सही ढंग से हैंडल कर लिया, अगर हम ये नहीं करते तो नुकसान हो जाना था? जस्ट कोई ऐसा जो आपको लगे कि स्पेसिफिक बहुत ही ये केस अपने बड़े अच्छे से या बड़े साइंटिफिकली जो फार्म लेवल पे हो जाता है और फार्म फार्म फील्ड लेवल पे नहीं हो पाता किसान जी के एंड जी से। जी। ऐसे दो तीन केसेस, दो हैं जनरली, जो जैसे कभी कभी जब आउटब्रेक्स होते हैं, आउटब्रेक्स इन द सेंस लाइक हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया के जो केसेस आते हैं, जो गलघोटू के केसेस आते हैं, हाँ जी। वो कभी कभी जो हाई प्रोड्यूसिंग काउज हैं, जो हमारी क्रॉसब्रेड एचएफ क्रॉसब्रेड जैसी क्रॉसब्रेड में, क्योंकि इसमें टेम्परेचर इमीडिएट शो करेंगे एंड इमीडिएट द एनिमल समटाइम्स दे विल गिव यू वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इमीडिएटली आज गाय ठीक है, खाना खाई, शाम को टेम्परेचर बढ़ गया एंड सी कोलैप्सेस। So in that cases again the role of prevention comes, which जो हम स्टार्टिंग में कह रहे थे, प्रिवेंशन। अगर आप वैक्सीनेशन रेगुलरली कर रहे हैं, हाँ जी। जो आपका डिफाइंड पीरियड है, तो वो जो इफेक्ट है इमीडिएट टेम्परेचर आया और कोलैप्स, वो नहीं होगा। द काउ विल गिव यू टाइम टू ट्रीट, क्योंकि आप वहां पर भी हैं। वहां पे हैं जी। अब फार्म रिलेटेड में जैसे कभी कभी हमारे रिप्रोडक्शन, जब गाय बच्चा देती है तो दो तीन केसेस है लाइक यूट्राइन टॉर्सन्स एंड डिस्टोकिया, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड डिस्टोकिया हो जाता है जहाँ पे बच्चा निकाला नहीं जा सकता, दैट टाइम यू हैव टू डू ऑपरेशन फॉर दैट काउ, सिजेरियन। तो वहाँ पे तो डॉक्टर की जरूरत है जो इमीडिएट फार्म पे, अगर डॉक्टर है तो कर लेता है, अगर वो ट्रेंड है, अगर नहीं है तो इट बिकम्स एन इशू। राइट। तो अभी फार्म पर एज आप जैसे डॉक्टर के साथ साथ आपका रोल एक पूरी मैनेजमेंट का भी है, फार्म को पूरे मैनेज करने का रोल भी रहता है आपका। तो बाकी के भी और जो लोग फार्म पर काम करते हैं, तो किस किस लेवल के लोग आप फार्म पर होते हैं और आपका क्या कोऑर्डिनेशन रहता है? मतलब यानी कि अगर मैं पूरा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑर्गेनाइज फार्म का समझूं, तो एज अ फार्म मैनेजर कितने तरह के लोग, यानी कि कितने, अब उसको डिपार्टमेंट कह लीजिए या कितने स्किल लेवल कह लीजिए, कितनी तरह के लोग आपको ज़रूरत पड़ती है एक फार्म को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए? जनरली जो है, अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूं, देन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेटनरी डिपार्टमेंट, जी 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 बिकॉज वो तो बैकबोन है फार्म का। जी। देन द मिल्कर्स, आपने अपना डिपार्टमेंट नंबर 1 पे बताया। बिकॉज एनिमल्स है तो अगर वेटनरी से ही रिलेटेड है, क्योंकि हेल्थ इज द प्राइम इंपॉर्टेंस, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल वेटनरी का आता है। जी। फिर जो मिल्कर्स हैं, बिकॉज दे आर द पर्सन हु विल प्रॉपर्ली मिल्क द काउज, हाँ जी। एंड द फीडिंग गाइज, हम्म, प्रॉपर्ली जो फीड करते हैं काउस को। जी। और उसके बाद जो आपके जो जो ग्राउंड लेवल, जो जो आपके ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं,
जो आपके इन सबको असिस्ट करते हैं और जो सेट में रहते हैं एनिमल्स के साथ। काउ पुशिंग हो गया, फीड पुशिंग हो गया, टर्फ क्लीनिंग हो गया, शेड मैनेजमेंट हो गया, क्लीनिंग हो गया, मेंटेनेंस टीम, जो इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं फार्म पे, ट्रैक्टर्स लगी हुई, मशीनरीज लगी हुई हैं, तो एंड जो आपकी और इनसे जो रिलेटेड असिस्टेंट्स हैं, तो मेजरली ये सारे डिपार्टमेंट्स। तो मतलब एक तरह से आपके अलग अलग स्किल के टीम लीडर्स हैं, फिर उन टीम लीडर्स को असिस्ट करने के लिए फिर स्किल्ड वर्कर्स उनके साथ हैं, उसमें जैसे मिल्कर्स हो गए, अभी मिल्कर्स के ऊपर शायद आपने एक मिल्किंग सुपरवाइजर, और वो सुपरवाइजर आपको इंफॉर्मेशन आपके बीच में और जो मिल्कर्स हैं उनके बीच में वो तालमेल। जी। सो ओके, राइट। अपनी ये पूरी अलग अलग तरह की जो टीम है और इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको आप किस किस तरह की ट्रेनिंग्स देते? कई बार क्योंकि स्टाफ तो चेंज भी हो जाता है, तो आप ट्रेनिंग्स उनको कैसे देते हैं, और स्पेशली कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं जो आपको लगता है कि किसी भी डेयरी फार्म में अगर कोई नया एम्प्लॉय है तो ये ट्रेनिंग तो मस्ट है उसके लिए? अब जैसे हमारे मिल्कर्स हैं, तो जो मिल्किंग का एक डिफाइंड प्रोटोकॉल है कि ये प्रोसेसेस हैं, तो वो रिटर्न प्रोटोकॉल्स हैं जो हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको पहले देते हैं, ठीक है फिर उनको बताते हैं ऑन द ग्राउंड। जी। जो हमारी वेटनरी टीम है उनमें हम कोशिश करते हैं कि ट्रेंड मैन पावर ही है, अगर नहीं है तो जो हमारे जो एग्जिस्टिंग बंदे हैं वो उनको थोड़ा थोड़ा ट्रेन करते हैं स्लोली स्लोली। फिर जो हमारे फीडिंग गाइज हैं, फीडिंग का जो बंदा जो फीड कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि जो चारा डालता है वो सही क्वांटिटी में डाला, कितना डाला, कम डाला, तो उनको ट्रेन किया जाता है धीरे धीरे कि हाँ आपको इतना ही डालना है, ऐसे डालना है, ऐसे डालना है। तो फार्म में उनको ट्रेनिंग किया जाता है रेगुलरली, तो अगर रेगुलरली ग्रूमिंग रहता है तो वो टच में रहते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से जो भी कोई नया एम्प्लॉय आपके पास आया तो उसको पहले एक तरह से थ्योरेटिकली समझाकर और फिर साथ में प्रैक्टिकली साथ में शैडो करके आप समझाते हैं, हाँ फिर कुछ दिन लगातार उसको अपने साथ करने के बाद देन वो इंडिपेंडेंट अपना। हाँ। अभी हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी आ चुकी है, बट आप अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ? मतलब नई टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जैसे ही कोई नई चीज़ किसी और कंट्री में आई इमीडिएट आपको भी चाहिए, बट फिर भी एटलीस्ट आप अपना ये नॉलेज आप कैसे बना के रखते हैं कि ओके ये नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब आपको भी उसमें जाना पड़ेगा? तो इसके लिए हमारे जो है ग्लोबल सेमिनार्स होते हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं। वो कौन कंडक्ट करते हैं? वो इंडिविजुअल जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आप जाके, जैसे जो नोटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऑनलाइन वेबिनार्स होते रहते हैं, तो वो आपको अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन को हो जाए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, ओके, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो जाए, दे आर अपडेटेड, सो दे कीप यू अपडेटेड, समझ सो यू हैव टू कीप अपडेटेड थ्रू देम। हाँ नहीं ठीक है, बट वो ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए ना। हाँ राइट। अभी हम एक वी आर ऑलमोस्ट देयर टू क्लोजिंग नाउ, बट स्टिल अभी हम बात करें जो वेटनरी टीम है एज अ टीम पूरी, उनका एग्जिस्टिंग डेयरी फार्म में फ्यूचर जो है वो आगे हमको क्या क्या दिखता है, तो उसके रिलेटेड मैं जानना चाहता हूँ कि डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसमें मतलब वेटरनरी टीम्स का फ्यूचर कैसा है? अब डेयरी फार्म्स तो नए लग रहे हैं और धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, सो डू वी सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर अपकमिंग न्यू डॉक्टर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स ऑल्सो? या ऑब्वियसली फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज इस सेक्टर डेयरी फार्मिंग में बहुत कम लोग इंटरेस्ट करते हैं टू गो एंड वर्क विथ काउस, बेसिकली टू गो एंड वर्क विथ डंग, because when cow is there is cow dung, so lot of people avoid, जी they prefer good corporate jobs, but they try to avoid farms, but basically when you study veterinary it's always about cows first. तो future in the sense, मैं इंडिया की तो बहुत कम फार्म्स, अगर आप अब्रॉड के स्कोप्स देखेंगे देन द हाईली पेड डॉक्टर्स, द हाईली पेड फार्म मैनेजर्स आर वेटनेरियंस, सो अगर आप उनको भी रोल मॉडल बना के चलते हैं, यू अकॉर्डिंगली यू हैव टू अपग्रेड, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न एंड लर्न, then you will reach that level. So the future is very bright, but you have to take that step. क्योंकि ये फूड रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये कंसिस्टेंटली ग्रो भी करती जाएगी। ग्रोथ का रेट
दूसरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से थोड़ा कम हो सकता है, बट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है। तो दिस इज माय ओपिनियन। बट वेटरनरियंस के लिए मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि फार्म तो लगा लेंगे लेकिन हमें वेटरनरियंस मिल ही नहीं रहे। सो क्या स्किल सेट होनी चाहिए पहले, जिससे कि उनको एक अच्छे कॉलेज में इसके लिए एडमिशन भी मिल जाए और वो अच्छे वेटरनरियन डॉक्टर बन के इस इंडस्ट्री को अच्छे से ग्रो भी करवा सके? क्या स्किल सेट उनको पहले होना चाहिए? वेटनरीज के लिए तो स्किल सेट ये है कि जो कॉलेजेस हैं, वेटनरी कॉलेजेस वैसे ही बहुत कम है, एंड ऑल द कॉलेजेस आर गुड, all the colleges have the same course because it is uniformly regulated by our council VCI। तो सब में VCI की कोर्स फॉलो होती है। बस ये है कि आपकी जो बेसिक्स हैं, चाहे वो एनिमल न्यूट्रिशन हो जाए, चाहे वो एनिमल हेल्थ हो जाए, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो जाए, चाहे वो फॉडर मैनेजमेंट हो जाए, चाहे वो आपकी पैरासाइटोलॉजी हो जाए, माइक्रोबायोलॉजी हो जाए, इन सबको आपको फील्ड पे यूज करना है at one place। So the basics have to be clear। Once the basics are clear and you work with the animals, you keep on learning। It's not that आपको सब आता है। अगर आपको लगेगा कि आपको सब आता है then you know nothing, because वो तो फिर आप सीख ही नहीं सकते ना। फिर आप नहीं सीख सकते। काउस के साथ आपको पर डे सीखना पड़ेगा और अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। राइट। Just you have to have passion for dairy farming and passion to work with the cows। थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन, अगर आप कंफर्टेबल हो, हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ कि इतना आपका काम जो है वो थोड़ा हेक्टिक है लेकिन ऑफ कोर्स आपकी फैमिली भी है। सो हाउ डू यू मैनेज? इज इट इजी टू मैनेज या यू आर ए स्पेशल पर्सन एंड देन यू No, 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 it's not about a special person। फैमिली लाइफ के कि मतलब अब जैसे मैं मैरिड हूँ, तो मैंने अपने काम के बारे में बता दिया है कि मैं ये काम करता हूँ एंड दिस इज माय वर्क प्रोफाइल। देयर इज नो 9 to 5 जॉब, दिस इज नॉट 9 to 6 जॉब, दिस इज नॉट 9 to 6 जॉब। आई हैव टू बी ऑन द फार्म एंड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर देयर आई हैव टू बी ऑन द फार्म। सो द लाइफ बिकम्स इजी। और हाँ, थोड़ी चैलेंजेस आती है, बट जो आपकी जो पैशन है डेयरी फार्मिंग पे, वो उसके सामने थोड़ी बाकी दे बिकम सेकेंडरी। सो पॉइंट ये है कि अगर आप, वैसे तो हर एक इंडस्ट्री में वर्क प्रेशर होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में है, लेकिन इस इंडस्ट्री में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लाइफ स्टॉक, आप मतलब बहुत सारी जो काउज या और बफलोज या जो भी फार्म की ब्रीड है, उनकी लाइफ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। जी तो बिल्कुल। वो जस्ट लाइक ह्यूमन डॉक्टर्स, उनको भी कई बार छुट्टी लेने में यही चैलेंज आता है कि वो अपना काम छोड़ के लंबी छुट्टी पे नहीं जा पाते। सेम अप्लाइज हेयर। बट जैसे आपने बताया कि पहले ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्सपेक्टेशन सेट अच्छी कर ली जाए अपने बिल्कुल, अपने रिलेशनशिप्स में, रिलेटिव्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, तो और अपनी टीम भी अगर आपकी अच्छी है, तो आई थिंक देन इट इज then the life becomes easy। या। The life becomes easy। तो एक एक क्वेश्चन अब ये है कि इतनी बातें जो आपने बताई, आई एम श्योर देयर विल बी मोर क्वेश्चंस बाय व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके और भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में पूछ पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं। बट इफ दे आस्क एनी क्वेश्चंस तो इन कमेंट्स, तो वुड यू बी कंफर्टेबल टू रिप्लाई देम? Yeah, I can reply them, no issues for that। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। और आखिरी क्वेश्चन मेरा हमेशा एक होता है कि व्हाट इज योर मैसेज टू एनी न्यू अपकमिंग फार्मर सो दैट ही सक्सीड्स? मतलब डेफिनेटली हर नए उसके चैलेंज होते हैं, बट आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको इन एंड आउट, आपको एक इकॉनमी का भी पता है, आपको इसके मेडिकल साइड का भी पता है, आपको ब्रीड का भी पता है। सो अ मैसेज टू द न्यू अपकमिंग फार्मर कि वो सक्सेसफुल हो। देखिए, डेयरी फार्म्स के जो मेजर हैं 4 पिलर्स हैं, जो मैंने एक बहुत अच्छे, जो मेरे सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मैं उनसे सुना हूँ। In farms, the first pillar is you have to have good animal, you have to have good genetics at the farm। Second, you have to have good people to manage, टीम। and third, you have to have good nutrition, very good nutrition, ठीक। and fourth, very good management at the farm। If you manage these 4 things properly by taking the guidance or somehow or the other, if these 4 things are managed, then you can manage a farm, no issues for that। ग्रेट ग्रेट। सो डॉक्टर मनोज झा ने
आई थिंक इस वीडियो में हर एक वो एस्पेक्ट को कवर किया है जो डेयरी फार्मिंग में डे टू डे लाइफ में और या फ्यूचरिस्टिक जो कुछ हो सकता है वो उनको बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और अच्छी बात यह है कि ही इज़ रेडी टू आंसर द क्वेरीज ऑल्सो। सो गाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। अगर वो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा तो डॉक्टर साहब ज़रूर उसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट दिया। थैंक्स अ लॉट और आपकी इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत से लोगों के काम आएगी। थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो मच।